नमस्ते। अ, एक उड़ान में मैं राजेश सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं बहुत ही खुश हूं ये बताते हुए कि आज हमारे यहाँ पर जिन हस्ती से मैं आज इंट्रोड्यूस करने जाने वाला हूं, मुझे समझ में नहीं आता है मैं उनके बारे में क्या कहूं, उनको राजनेता कहूं या उनको कलाकार कहूं या एक संन्यास्त कहूं। मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं जब उनकी पर्सनालिटी को मैं देखता हूं। एक्चुअली अगर कोई भी उनको देखेगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो राजनेता में है, और राजनेता में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, ऐसा दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। मेरा पहला उनके साथ इंट्रोडक्शन एक बार पहली बार मैंने देखा, मेरे साथ में खड़े थे और तभी मैं बाजू के आदमी को पूछ रहा था, भाई एमएलए साहब आने वाले कहाँ पर है? वो बोलता है आपके साथ में खड़े हुए एमएलए साहब है। तो ऐसी पर्सनैलिटी है संजय केलकर जी, जो हमारे ठाणे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं उनके पर्सनैलिटी से पर्टिकुलरली प्रभावित रहा। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है एक उड़ान, हम जनरली ये राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग जिससे लोग प्रेरणा ले सके ऐसे लोगों के हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लेकिन मुझे काफी प्रेरणा मिलती है जब मैंने उनको देखता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को देखता हूँ और जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है लोगों से वो देखता हूँ। तो मैं हमारे साथ मनीषा राजपूत मैडम जो है, जो शी इज प्राध्यापक है यहाँ की ज्ञान साधना कॉलेज में, और उनको मैं कहूंगा कि शी शुड इंट्रोड्यूस हिम इन शॉर्ट। वैसे इनका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा हो जाएगा कि हम लोग का पूरा प्रोग्राम इनके इंट्रोडक्शन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा कार्य है। तो मैं मनीषा राजपूत, प्राध्यापक मनीषा राजपूत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन करें, बाद में हम उनसे डिस्कशन तो करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मैं मनीषा राजपूत। आज जिस हस्ती की जिनको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ उनका नाम है संजय केलकर जी। उनकी आयु देखा जाए तो मतलब आज 64 इयर्स के हैं, लेकिन लगती नहीं है और उतने ही एक्टिव है जितने कि यंगस्टर्स होते हैं। तो उनके परिचय देखते हैं हम लोग। रामभाऊ म्हाळगी स्मृति व्याख्यानमाला जो है, गए 32 सालों से उसका कामकाज संस्थापक ही वही रहे हैं और अध्यक्ष भी वही रहे हैं। तो उनके आदर्शों को लेके आप काम कर रहे हैं। उसी तरह एनटी केलकर क्रिकेट स्पर्धा पिछले 40 सालों से आप आयोजन करते आ रहे हैं। बाजी प्रभु एकेडमी है, समतोल फाउंडेशन, कोकण विकास प्रतिष्ठान है, संस्कार सेवा भावी संस्था है, कोकण कला एकेडमी है। मतलब बहुत सारी संस्थाओं के आप अध्यक्ष रहे हो और बहुत अच्छी तरह से उनके काम आप कर रहे हो। सह्याद्री प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य, नागरी संरक्षण दल, जिल्हा संचालन समिति सदस्य आर्ट ऑफ लिविंग के, इवन महाराष्ट्र जिम्नास्टिक एसोसिएशन के चेयरमैन भी आप रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक परिषद महाराष्ट्र राज्य के भी आप संस्थापक रहे हैं। इसी तरह शिक्षण में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे पुरस्कार भी आपने प्राप्त किए हैं, जैसे कि मानद कमांडर ये पदवी आपको मिली है। शेतकरी और माजी सैनिक जो रहे हैं, किसान और माजी सैनिक है, उनकी महत्वपूर्ण योगदान जो आपने दिया है राष्ट्रीय सैनिक संस्थे के तरफ से, तो ये पदवी आपको मिली है। उसी तरह नवनिर्माण पुरस्कार, कामगार मित्र पुरस्कार, जागर सम्मान पुरस्कार, जनादेश पुरस्कार, अभिनय मराठी नाट्य परिषद का अभिनय पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है। भाजपा बीजेपी जो बड़ा राष्ट्रीय स्तर का जो इतना बड़ा पक्ष रहा है और आज पूरे केंद्र सरकार में बीजेपी ही आज पूरा राज्य संभाल रही है, तो उसी पक्ष के आप एमएलए हैं। रामभाऊ म्हाळगी जो है उनका आदर्श आपने आपके सामने रखा है। 1977 से 80 के दरमियान जब आणीबाणी आई थी तो भी आपने राजकारण में आपने एंट्री की थी। तो उसी समय मतलब उसी समय से 1980 से 86 तक भारतीय युवा मोर्चा जो है उसके आप कार्य कर रहे हैं। 2000 से 2003 में ठाणे विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं।
उसके बाद 2004 से 6 कोकण संपर्क प्रमुख रहे हैं और 6 से 12 आमदार कोकण पदवीधर मतदार संघ के आप विधायक रहे हैं। 13 से 14 लोकसभा जो निवडणूक थी तो उसमें आपने बहुत बड़ा योगदान किया है, बहुत बड़ी अच्छी जिम्मेदारी आपने निभाई है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो रोल रहा है तो 1975 की जो आनी बानी रही है तो उसी तभी आप मतलब उसके विरोधी के लड़े में जब आप विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी लड़ा कृति समिति के आप निमंत्रक रहे हैं और उसी के बाद आपके जो काम शुरू हुए हैं वो अभी तक रुके नहीं है। जैसे कि राज्यव्यापी बेरोजगार तरुण जो है उनका जो मोर्चा रहा है, मार्च रहा है, तो उसका भी नेतृत्व आपने किया है और उसी तरह से वाहतूक रहा, शिक्षण है, आरोग्य, दूध है, भ्रष्टाचार। मैडम हम लोग अभी वो पूरा उनका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत टाइम चला जाएगा। बहुत शॉर्ट में बोला था बड़ा इंट्रोडक्शन है। नहीं बहुत बड़ा है, पूरा जाएंगे अपना पूरा समय उसी में चला जाएगा। मतलब किसान है, कामगार है, टीचर्स है, सब जगह पे उनका काम है और इतना ही नहीं एक कलावंत, एक अच्छे कलंदर कलावंत जैसे बोलते हैं वो भी कलंदर कलावंत का परिचय आज हमें होने वाला है। नाटक जो संन्यस्त ज्वालामुखी है उसमें रामकृष्ण परमहंस जी का रोल आपने निभाया है और शिवबा ये जो नाटक की निर्मिति में आपका सहभाग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आयाम आपके व्यक्तिमत्व में दिखाई दे रहे हैं। तो अष्टपहलू नहीं कहूंगी मैं, शतपहलू ऐसा आपका व्यक्तिमत्व है और फिर भी एकदम दिखने में आप सिंपल है, उच्च विचार और कृति में आघाड़ी लेने वाले ऐसे एक हस्ती आज जिनका आप परिचय देने जा रहे हैं। धन्यवाद जी। संजय केकर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुझे वही डर था कि आपका परिचय काफी लंबा चलेगा लेकिन फिर भी वो काफी लंबा चला, शॉर्ट में करते करते भी फिर भी मैंने उनको रोका इसलिए, नहीं तो अपना और 10 मिनट मेरे से चला जाता। तो संजय केकर जी आप हमारे ठाणा के विधायक हैं, ठाणा विधानसभा शहर के आप विधायक रहे हैं और पिछले 2 टर्म्स, ये सेकंड टर्म है आपका, उसके पहले आप एमएलसी रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को आपने 6 साल रिप्रेजेंट किया है। तो ठाणा शहर को आप अच्छी तरह से जानते हैं और नेचुरली आप बीजेपी से, कोई न कोई पार्टी से सब लोग रहते हैं, आप बीजेपी से हैं। लेकिन मैं आपको तो ठाणा शहर में सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो आपके अंदर की खूबियां है वो सभी लोग शायद जानते हैं, नहीं जानते मुझे पता नहीं। लेकिन मैं सिर्फ आपके शहर में नहीं, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं पूरे इंडिया में, जहां पर भी हमारे लोग भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो हिंदी भाषिक है, वो उनको भी जान लेना चाहिए कि इस तरह से भी विधायक होते हैं। वही मेरा पर्पस था आपको यहाँ पे बुलाने का। सर मैं जानना चाहूंगा आपका बचपन कहाँ से बीता, बचपन से मैं आपका जस्ट देखना चाहूंगा कि किस तरह से आपका रहा है और आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी जानना चाहूंगा। राजेश जी, शुरू में मैं आपका और आपकी उड़ान संस्था को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त किया और आप लोगों के साथ में ये संवाद करने का मौका मुझे मिला। आपने जो पूछा कि बचपन का, हर एक का बचपन अलग अलग जगह पे, वैसे मेरा बचपन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में गया है। एक तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो एजुकेशन में शिक्षक, मेरे दादाजी शिक्षक, पिताजी शिक्षक, माताजी शिक्षक, यानी 4 पीढ़ियां जो है वो शिक्षक पेशे में काम कर रही है। तो मैं डहाणू तालुका में छोटे से वाणगांव करके गांव में मेरा बचपन रहा 2 साल। वैसे तो मैं थाना में ही मेरा जन्म हुआ, थाना की मिट्टी से मेरा बहुत लगाव है, थाना के लोगों से मेरा लगाव है, प्रेम है। मैं असल ठाणेकर हूँ, ऐसा कहने में कोई ये है। लेकिन मेरी शुरुआत जो है वो वाणगांव में हुई और वही मेरा, मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट था कि मैं जब भी वाणगांव में 4वीं 5वीं में था तो मैं एक एंट्रेंस एग्जाम को बैठ गया। मेरे पिताजी मुख्याध्यापक थे और उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी एक स्कीम आई है महाराष्ट्र के अंदर, माननीय मधुकर राव चौधरी जो है वो शिक्षण मंत्री थे उस समय में, कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलने के लिए, यानी उनको ऑलराउंड डिसिप्लिन शिक्षा मिलने के लिए, जो अच्छे प्रशासक बन सकते हैं,
देश के लिए एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, ऐसे अगर बच्चों को लाना है तो 4 जगह पे उन्होंने शासकीय विद्या निकेतन शुरू की थी। और उसकी एग्जाम मुझे पूछा गया कि भाई आप देते हो क्या, तो कोई भी परीक्षा देने में कोई हरकत नहीं रहती है, तो मैंने एग्जाम दे दी और मैं भी भूल गया। लेकिन एग्जाम देने के बाद में पता चला कि रिजल्ट जब भी आया तो मैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पहला आया था। और इस स्कूल की खासियत ऐसी थी, नासिक में मेरी स्कूल थी 6 जिलों की, और 120 स्टूडेंट 6 जिलों के उन्होंने सिलेक्ट किए थे, और ठाणे जिले से खाली 2 स्टूडेंट्स को मौका मिला। तो मैं भाग्यवान रहा, वो एग्जाम में मैं फर्स्ट आके। मतलब एकेडमिक्स में आप पहले से ही अच्छे थे, अच्छे से अच्छे रहे हैं? मालूम नहीं, लेकिन मैं फर्स्ट आ गया। और नहीं, बाद में भी मतलब शासकीय विद्या निकेतन मैंने ज्वाइन की। जो स्कूल थी, मैंने शॉर्ट में बताऊंगा कि ये एक अलग सी स्कूल थी जिसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी आपका सेमी मिलिट्री स्कूल कहा जाए, कि जिसमें आपको अलग अलग एक्टिविटीज में भी रुचि वहां मिलती थी, स्पोर्ट्स में भी थी, एजुकेशन में भी थी, रेसिडेंशियल स्कूल थी। वहां पे 50 एकड़ का तो एरिया था हमारा नासिक में, और हर खेलकूद का हर गेम में खेलता था। तो कहने का मतलब है कि उसकी परवरिश जो है वो महत्व की रहती है। एक तरफ संस्कार घर का और स्कूल की डिसिप्लिन, सेमी मिलिट्री स्कूल जैसी स्कूल, तो उसमें मैं 11वीं तक था, उस समय 11वीं था। और 11वीं के बाद में फिर एक बार यहाँ पे मुंबई में आ गया, सिडनम कॉलेज में, जो एशिया खंड का नंबर 1 का कॉलेज उस समय था। आज भी मेरे ख्याल से सिडनम कॉलेज कॉमर्स के लिए बहुत नंबर 1 कॉलेज है। और वहां से हमारा ये शुरू हो गया। मैंने आपको जो बचपन का ये था कि ये जो नींव डाली, आप जो मेरे परिचय तो बहुत बड़ा कर दिया, मैं छोटा आदमी हूँ वैसे, लेकिन तो आपका बड़प्पन है सर। एक तो अच्छा है कि हम लोग एक ही, मतलब मैं भी, मेरा फर्स्ट से लेके 9th स्टैंडर्ड तक वानगांव में पढ़ा हूँ, तो उस हिसाब से हम लोग एक स्कूल में कुछ साल एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो हम लोग एल्यूमिनी है उस तरह से। भले आप मेरे से काफी बड़े हैं। मैं 75 में फर्स्ट, 76 में फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, 76 से 85 तक मैं वानगांव में था। 76 या 77 में फर्स्ट में रहूंगा 77, सॉरी, क्योंकि मैं 72 बॉर्न हूँ, तो नेचुरली 77 में रहूंगा। तो वही स्कूल है। तो ये ना बैकग्राउंड जो था वो वैसी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड। टीचर थे आपके पिताजी? आज में काम कर रहे हैं, दादाजी आदिवासी वसति गृह चलाते थे, इसलिए आदिवासी क्षेत्र में लगाव लग गया, और पिताजी मुख्याध्यापक थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये क्षेत्र में अचानक कैसे आ गए? हाँ सर, वही क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र में लोग या तो कुछ नहीं होता है तब उस क्षेत्र में जाते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि मतलब अभी हमने भी देखा है कि मैंने इवन खुद, मैंने जब कॉलेज किया तो मैं सोचता था मेरे को भी बड़ा बनना है, तो बड़ा बनना है मतलब मैं सोचता था मेरे पास पैसे ज्यादा चाहिए। तो मैं सोचता था पैसे ज्यादा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा उल्लासनगर में था, मैं ठाणा में भी कॉलेज में था, ठाणा में बीपीएम पॉलिटेक्निक में। तो मैं सोचता था या तो मुझे बिजनेस करना चाहिए, और दूसरा मेरे को रास्ता दिखता था मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं तो भी मुझे क्योंकि मैं देखता था जितने पॉलिटिशियन है उनके पास पैसा है। जो है वो सही बात है। लेकिन हमारा कैनवास बड़ा रहा, ये मैं भाग्यवान समझता हूँ मेरे लिए, कि भाई देश में जब इमरजेंसी आ गई, देश में आनी बानी लग गई, तो इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा रखनी चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहिए। तो मैं सिडनम कॉलेज में था आखिरी साल में, और मुझे वहां पे खींच लिया, विद्यार्थी लड़ा कृति समिति करके, उसका मुझे ठाणे जिले का निमंत्रक बना दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन अपने को डेमोक्रेसी लानी है। जयप्रकाश नारायण जी ने आह्वान किया था, बहुत बड़े बड़े उस समय के नेताओं ने आह्वान किया था कि युवकों ने इस आंदोलन में आना चाहिए, और इस देश की जो डेमोक्रेसी है वो फिर से मजबूत करने के लिए इन्होंने आंदोलन में आना चाहिए। तो इसलिए वो एक बड़ा कैनवास लेके हम इस आंदोलन में आ गए, विद्यार्थी लड़ा कृति समिति करके। बाद में इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए, जनता पार्टी फॉर्म हुई, अलग अलग राजनीतिक बदलाव हुए। लेकिन उस समय में जो मैं आ गया, तो सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक काम में जो मैं चलते रहा, तो चलते ही रह गया। और ये कोई लोग कुछ बनने के लिए, कुछ होना है, मुझे कुछ बनना है, इसलिए कोई राजनीतिक पार्टी में एंट्री करते हैं। लेकिन एक जिसे कहते हैं बड़ा कैनवास, बड़ा मुद्दा लेके मैं आ गया, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कोई नगर सेवक बनने का है, कुछ ये बनना है, कुछ आमदार बनने का है। लेकिन ये चलते चलते जो है
ये मतलब सामाजिक कार्य में आप खींचते चले गए, आपको उसमें इंटरेस्ट आते गया, आपको लोगों से जुड़ते गए और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आते गया करके आप लोग ऑटोमेटिकली आ गए। तो सर 77 में ऐसा नहीं हुआ कि जनरली कोई भी मिडिल क्लास फैमिली में देखा जाए तो आपकी पढ़ाई छोड़ के दूसरा कुछ भी करे, जैसे मुझे भी था कि घर से अपोज होता है, तो आपको अपोज नहीं हुआ था घर से? अजी मैं जब भी मैं तो टैक्स प्रैक्टिस करता था, आज तक मैं 29 साल प्रैक्टिस रखी है। मैं जब भी पहली बार आमदार बन गया कोकण पदवीधर का, तभी भी मैं प्रैक्टिस करता था, लेकिन बाद में वो अपडेट रहना पड़ता है कोई भी टैक्सेशन के विषयों में, तो इसलिए फिर मैंने मेरे दूसरे साथियों को ये हैंड ओवर कर दिया कि मेरे को समय जो है वो पूरा का पूरा समय पूरे कोंकण पट्टी को देना पड़ेगा, लेकिन अपना अर्निंग सोर्स जो है वो राजनीति नहीं रहनी चाहिए। ओके, ये आपने पहले से सोचा था? अर्निंग सोर्स हमारा घर का और पेट का जो है वो हमने हमारा काम करना चाहिए, और राजनीति जो है वो लोगों के लिए करनी चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, लोगों के मदद के लिए अलग अलग संस्था के उपक्रमों के माध्यम से। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये जो बदलाव आ गया राजनीति में, मैं आ गया तो मुझे भी बड़ा अचरज लग गया कि भाई अपने पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना बैकग्राउंड है, ना फैमिली है, ना कुछ ये है, तो कौन किसको क्या होगा। लेकिन अगर हम, मुझे विश्वास है कि अगर हम लगन से काम करते हैं और लोगों के लिए, जिसे कहते हैं ना मराठी में भी सचोटी से, प्रामाणिकता से काम करते हैं, तो कोई ना कोई चलते चलते अपने को मौका दे देता है, अपने को ये अपॉर्चुनिटी देता है, उनको भी लगता है। तो इसलिए फिर ये प्रवास जो है वो 40 साल तक शुरू रहा, लेकिन कायम स्वरूप मैंने राजनीति जो है वो खाली चुनाव के टाइम पे मैं राजनीति की, लेकिन बाकी समय जो है ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो, पॉलिटिकल पावर जो है वो सोशो इकोनॉमिक बदलाव करने के लिए, परिवर्तन के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो सामाजिक क्षेत्र में जो उपक्रम है, जैसे इन्होंने हमारे बहन जी ने जो बहुत लंबा चौड़ा मेरा परिचय दे दिया, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था, ना आमदार था ना कोई था, तभी से मैंने ये उपक्रम शुरू किए हुए थे। ओके ओके, रामभाऊ मतलब हाँ, मतलब ये तो उसके पहले से थे, जब भी आपके पास कोई पोस्ट नहीं थी? नहीं, मैं कोई आमदार नहीं था या कोई एमएलए नहीं थे आप, कोई लेजिस्लेटिव एसएससीबी भी नहीं थे और एमएलसी भी नहीं थे। कोर्स का जो बताया गया कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, ये आखिर में देश की बहुत बड़ी संस्था है, बड़ी संस्था है, तो उनके एफिलिएशन में हमने आज उसे 40 साल से ज्यादा साल हुए कि जो हमने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल बॉयज को एनकरेज करने के लिए ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से टूर्नामेंट शुरू की। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि उसके पहले से ये करना हमें जरूरी है कि भाई बच्चों के लिए हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आज मुझे बहुत आनंद लगता है, ये मेरा बड़प्पन नहीं है, लेकिन कोई ऐसे करते हैं हम लोग, तो उसका अपने को रिजल्ट जो है वो मिलता है, तो बहुत समाधान मिलता है। जैसे आज कम से कम 750 के ऊपर खिलाड़ी जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ए डिवीजन क्रिकेट खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, टाइम शील्ड खेल रहे हैं, तो उसका हमें आनंद है कि ये हमारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे टूर्नामेंट के माध्यम से आगे गए और ये खेल रहे। अजिंक्य रहाणे जैसा भी ये टूर्नामेंट 4 साल, कहने का मतलब ये है। तो ये सारा फायदा हुआ यंग जनरेशन को और उसके लिए अपने आप के खिलाड़ी हुए। और आपका खुद के एक्सपीरियंस से आप ये बता रहे हैं, मतलब कि स्कूल का आपके पूरे इसमें जड़ंग या जो आप आज है उसमें स्कूल का काफी बड़ा हिस्सा रहा। तो अगर अपने आप को, अपने भारत को अगली जनरेशन अगर अच्छी बनानी है, तो मैं कहूंगा कि अपने स्कूल सिस्टम जैसा आपका स्कूल रहा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे स्कूल ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे अपने धवल सर भी एक स्कूल यहाँ पे चलाते हैं ठाणा में, स्कूल है। हाँ, तो वैसे स्कूल जितने ज्यादा बनेंगे। राजेश भाई कैसे है कि किसी को बताया तो भी उसको अचरज लगता है कि एक ही क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स, नो डिवीजन, बहुत डिफिकल्ट है आज के तारीख और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पढ़ाया जाता था। तो कहने का मतलब बहुत सारा इन्हें लोगों को अचरज लगेगा कि ऐसा कैसा ये आप। मुझे अचरज नहीं लगा, क्योंकि मैं भी उतने स्टूडेंट थे मेरे स्कूल में भी, क्योंकि वानगांव में मेरा स्कूलिंग हुआ। हमारे स्कूल में मेरा 31, 32 उतना ही रोल नंबर था, क्योंकि उतने स्कूल थे, स्कूल के बच्चे उतने ही थे। तो हमारा भी स्कूल अच्छा रहा। और स्कूल के टीचर भी यानी गुरुकुल सिस्टम से उसी कैंपस में रहने वाले,
ओके, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने वो गुरुकुल सिस्टम पूरा, महीने में एक ही दिन पालक जो पेरेंट्स है उनको मिलने के लिए परमिशन थी। ओके। अगर पेरेंट कुछ खाने के लिए लाया किसी को, तो उसने सबको बांटना है, 120 स्टूडेंट को लाना क्या है। था कोई कि एक सैक्रिफाइस करने का और सबको साथ में लेके चलने का ये जो संस्कार है वो भी आपको स्कूल में मिला, स्कूल डिसिप्लिन में का मिला संस्कार और स्कूल में घर मिला। पे भी मिला। मेरे हाँ, माताजी पिताजी इनका हाँ। जो संस्कार था, तो ये दोनों इसमें के माध्यम से मुझे उसका बहुत अच्छा लाभ हुआ। पर्टिकुलरली पिताजी आपके प्रिंसिपल रहे जेएमटी हाई स्कूल जेएमटी हाई स्कूल जो बहुत नामांकित स्कूल उस समय था, अभी भी है, अभी भी है क्योंकि मैं टच में हूँ वानगांव में, अभी भी उधर के प्रिंसिपल अच्छे हैं। लेकिन अच्छे। मेरे को हमारे समय के याद है, उसके पहले के जो उस समय आसपास के दूर दूर तक उतना अच्छा स्कूल नहीं था वानगांव जी में। आज मुझे पता नहीं और स्कूल बने होंगे, अभी भी वो जी अच्छा है, उस समय तो और बहुत अच्छा था। तो जी एक मैं देख रहा हूँ सर, लेकिन एक मैं आपका एक देखता हूँ मैं कि ऐसे एक में आमदार आप होंगे, जनरली कोई भी आमदार जाता है उसके साथ में एक तो गाड़ी जाएगी, उसके आजू बाजू में उनके साथ में ऐसा कोई आमदार मैंने नहीं देखा, एमएलए नहीं देखा, विधायक नहीं देखा जिसके साथ में कोई 10-12 आदमियों का ग्रुप नहीं चले जाए या उसका गाड़ियां नहीं जाए। पर्टिकुलरली सिटी में तो ऐसा माहौल है, हो सकता है विलेजेस में वगैरह आमदार कुछ विधायक है और ऐसे और होंगे भी, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि पूरे भारत में ऐसे कोई नहीं है, ऐसा मैं कहता नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में जितने मैंने देखे उनके पास आदमी को जाने को डर लगता है क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये विधायक है। तो मैं मिला हूँ फर्स्ट टाइम मैंने जब हम लोग ने रैली निकाली थी जो अवयव दान जो डोनेट हो, लोग जी अपने जी बहुत अच्छी आग आपने को काम दान किया। करे, हाँ जो जी डोनेट हो उसके लिए हम लोग ने लेडीज की रैली निकाली थी और उसको आपको बुलाया था और आपने जी तुरंत के लिए आपने बोला ऐसा काम है तो मैं तुरंत आऊंगा जी और आपने खुद आए भी। और जनरली ये होता है, मैंने देखा है पॉलिटिशियंस लोगों का पर्टिकुलर बहुत बार लेट आते हैं, तो आप रैली के आने के पहले से वहां पे थे, मतलब जब पहुंचने वाली थी वहां पे तभी आप थे। और मुझे मालूम नहीं पड़ा कि आप एमएलए जी आ चुके। मैं उनको पूछ रहा हूँ कि भाई आपने बोला था कि एमएलए जी आने वाले, लेकिन कहाँ पर है, तो आप वहीं पे थे। तो ये सिंपलिसिटी भी आपको स्कूल से आई या घर से आई? हाँ, मैं आपको निश्चित कहूंगा राजेश जी कि ऐसे बहुत सारे देश में राज्य में रहेंगे। ये कोई मैं आप तो तारीफ कर रहे हैं, मैं मेरा बड़प्पन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक संस्कार रहता है और उसको एक सहजता से आदमी इस तरह से बर्ताव करता है और वो आपको दिखाई दिया। क्योंकि आपकी बात सही है कि बहुत बार मैं पहुंच जाता हूँ तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आमदार साहब आ गए। मेरे यानी उसमें कोई ये नहीं रहता है मेरा और मेरे कपड़े ख्याल के से साथ। वही आपका रीजन रहा कि आमदार आपल्या घरी, मतलब आमदार आपके घर पे ये एक प्रोग्राम आपने चलाया था। इसमें मेरी भूमिका ये है, ये इससे बड़प्पन से भी मेरी भूमिका ये रही है कि आम आदमी को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आमदार या कोई भी लोक प्रतिनिधि कोई ऐसा अनटचेबल रहता है, कुछ अलग सा ही रहता है। उसको लगना चाहिए हमेशा कि ही इज अमॉन्ग अस, अपने में से ही है ये, तो वो अपने से फ्रैंकली बात करेगा, तो ही रास्ते में चलते चलते कोई फेरी वाला भी बात करेगा। मैं आपको कहता हूँ कि चुनाव के लिए एक फेरी वाले ने भी मुझे डोनेशन दिया था। क्या ग्रेट। उसके मन में आया था, हाँ, हाँ, लेकिन मेरे आंख में पानी आया था कि हाँ, हाँ। इस फेरी वाले को जो एक पूरा दिन कमाता काम है, करता है, यस, हाँ। बहुत मेहनत और करता है, डोनेशन का उसको वैल्यू लगा, बहुत है, वो डोनेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है उसका। उनको लगता है कि ये बंदे को देना चाहिए, तो मुझे बहुत उसका बड़प्पन दिखाई वो एक दिया। सर्टिफिकेट है, वो तो सबसे बड़ा कहने का सर्टिफिकेट मतलब है। ये है, और शुरू में ही मैं रामबाबू माड़गी को देख के आया हूँ काम में। तो रामबाबू माड़गी भी बहुत सिंपल रहते थे उस जमाने का बात है वो। उसके बाद के भी जो जो मैंने देखे, तो एक अपने में ये हो जाता है ना, सर और एक था जैसे कि प्रेशर होता है। सिंप्लिसिटी आप में है, तो ये वनवासी कला आश्रम जो है एक पार्ट है, जो उनका काफी आदिवासियों के लिए काम करते हैं। आदिवासी क्षेत्र में मैं भी उनके साथ काफी समय आदिवासी से कुछ में लोग। आप भी राजेश भाई वाणगांव में थे, वो भी हाँ, आदिवासी गांव ही था। हाँ, आदिवासी। और देखो कैसा रहता है कि मुझे भी एक अवसर मिला और इस राजकीय काम करते समय मुझे ठाणे जिले में कम से कम 30 साल घूमने का अवसर मिला। ओके। अलग अलग गांव खेड़े में पाड़े में आदिवासी विभाग में उनके झोपड़ी में चाय पी के उनके साथ बात करने का, उनकी तकलीफें क्या क्या है। तो उसका असर जो है कि हमारे देश में इतने बहुत बड़ी संख्या में इस ढंग से लोग रहते हैं, तो हम ऐसे ही कड़क कपड़े में घूमेंगे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है।
उनको उनमें सर ये जो आपने बोला उनमें ना, मैं हमेशा कोट पहनता हूँ, लेकिन मैं आज बहुत डाउट था कि मैं आज कोट पहनूं नहीं पहनूं, अरे क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि आप नहीं जैसे पहनते हो। मैं बोला ना जैसे कि आज जहाँ कैसे तो जब आपके साथ अवसर जाना है। मिलता है, मतलब मैं रोज कभी ऑफिस में कभी भी ये ड्रेस पहन के जाता हूँ नहीं, मैं आपकी रोटरी तरह। के सब जो कार्यक्रम में जाऊंगा तो मैं डालूंगा, ब्लेजर डालूंगा, ओके। लेकिन हमेशा के लिए परमानेंट एक ही पॉलिटिकल ड्रेस की हैबिट नहीं है। हाँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है। और लोगों को आगे अभी समझो टोल नाके पे भी कभी कभी पूछा जाता है कि पास दिखाओ, तो मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं आपको सचमुच कह रहा हूँ राजेश भाई, क्योंकि उसको क्या मालूम है और हम क्या सोचते हैं कि उसको सब मालूम रहना चाहिए कि सब आमदारों को, सब नगर सेवकों को उसने पहचानना चाहिए। और मैं सर ये देखता हूँ ना, जैसे कि मैंने पहचानना चाहिए बात। गडकरी का जी का एक इंटरव्यू देखा था। गडकरी जी ने कहा था कि चाय से किटली गरम वैसा रहता है। मतलब जितना पूरा आमदार को नहीं लगता, उसके साथ में जो साथी होते हैं वो बोलते हैं अरे तो पहचाना नहीं और कौन जा रहा है, हमसे मांगोगे, इस तरह से। मतलब ऐसा अक्सर होते रहता है। मतलब वो फिर वो विधायक हो या कारपोरेटर हो या लोकसभा के विधायक हो, कोई भी हो, मतलब ऐसा हो देखा है मैंने। तो ये आपकी बड़प्पन है, आपको उसका बुरा नहीं लगता, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि बुरा लगता है। तो सर ये जो सिंपलिसिटी आई कहाँ, या नेचुरल आप में थी, या आपके पिताजी की तरफ से आई, या जो आपने नाटक में भूमिका की है, जैसे कि आपने संन्यस्त ज्वालामुखी में आपने रामकृष्ण परमहंस जी की भूमिका की है, और वो नाटक मैंने भी देखा है। और तभी वो नाटक में आपका काम करते हुए मैंने आपको देखा था। मैं नहीं जानता था कि आप संजय केळकर जी एमएलए हैं, मैं नहीं जानता था। और आपका भूमिका इतना प्रभावी था। मैं स्टेज पे आया, आपको तो याद नहीं होगा, मैं स्टेज पे आया, आपके साथ वो फोटो भी है मेरा, मैंने फोटो निकाला, और मेरे को तब मालूम पड़ा ये संजय केळकर जी एमएलए थे। मैं बोला अरे वो काम कर रहे थे। तो ये इतना आप वो भूमिका में डूब कैसे गए, और वो उसके इतने सारे प्रयोग हुए हैं, 150 से ज्यादा प्रयोग हुए हैं, 40 दिन में कुछ 8 या 10 प्रयोग, 40 आवर्स में, 40 आवर्स में, वो एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी रहा है। तो उसके साथ आप इतने इन्वॉल्व कैसे हो गए? तो कहीं तो अंदर में आपके पास रामकृष्ण परमहंस जी की प्रेरणा है, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, चाहते हो कि उस तरह से बने, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, वो जो पढ़ता है, जो रीड करता है, जो देखता है, उसका चिंतन करता है, और उसके माध्यम से उसमें बहुत सारा ये हो सकता है, बदलाव आता है। जैसे विवेकानंद जी के विचार से कितने लोग प्रेरणा लिए, कितने लोगों ने निभाया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विचार से, उनके प्रेरणा से कितने लोग काम करते हैं। जैसे हम लोग गढ़ किले का काम कर रहे हैं, yes. तो ये प्रेरणा के ठिकान है, स्थान है। तो उनसे प्रेरणा लेके, तो जैसे आपने पूछा कि रामकृष्ण परमहंस मैंने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है ठाकुर जी को, विवेकानंद जी को पढ़ा है। और मैं बहुत साल तक रामकृष्ण मठ में भी जाता था। वहां पे जाके थोड़ा समय बैठना है मठ में और चले आना है। तो उससे भी एक हमें, कोई भी व्यक्ति को उसका एक प्रेरणा मिलता है। और ये संन्यस्त ज्वालामुखी जो है, तो बाद में मठ में जाना मेरा बंद हो गया, और आदरणीय ढवल सर ने मुझे कहा कि आपको ये रामकृष्ण परमहंस का रोल करना पड़ेगा। तो मैंने 1 मिनट के अंदर उनको हाँ तो कह दिया, लेकिन बाद में मैं डर गया, क्योंकि महापुरुषों का रोल करना अगर ठीक ढंग से नहीं किया जाता है, और मैं एक विधायक हूँ, मुझे इतने घूमने पड़ता है, और ये रोल जो है वो इतना कठिन रोल है, महापुरुष का रोल है, तो भी मैंने हाँ किया तो करना पड़ेगा। और मैंने ये विचार किया उस समय में कि ठाकुर जी ने, मेरे ख्याल से मैं मठ में जाता नहीं हूँ, तो उन्होंने अभी मेरे को ये ड्यूटी लगा दिया लगता है। ओके। उन्होंने ये ड्यूटी करो और करो, ये रोल करो। तो अच्छा, उसमें भी आनंद मिला है, क्योंकि वो विचार देने वाला नाटक है, प्रेरणा देने वाला नाटक है। 40 घंटे में 11 प्रयोग हमने किए। ये रिकॉर्ड जो है वो आने वाले बहुत साल कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी नाटक कंटिन्यूअस इतने प्रयोग उसके करना, लेकिन ये शक्ति थी। विवेकानंद हो या रामकृष्ण परमहंस हो, ये एक प्रेरणा और शक्ति देने वाले व्यक्तिमत्व है। तो उनकी प्रेरणा से ये हो गया। तो ये सिंप्लिसिटी का जो आप बात कर रहे हैं, ये विचार और संस्कार से ऑटोमेटिक आ जाता है आदमी में, और वो विचार में उसके बदलाव आता है, और उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत कोई ऐसा इनडिफरेंट कुछ ऐसे बर्ताव करूं, या अलग से कपड़े पहनूं, या हमेशा बॉडीगार्ड लेके ही घूमूं, या अलग ऐसे दिखाओ।
कुछ नहीं है। लोगों ने सब जो नहीं पहचाना, जैसे आपने एक बार पहचाने कि हाँ। आमदार बाजू में खड़ा है, उसमें कोई दुख होने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आम आदमी जैसे ही उसको लगना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी में आम आदमी जैसी हमारा बर्ताव बात होना सही है। चाहिए। ये जैसे यूरोप में हम देखते हैं तो यूरोप में जहां पर भी विधायक है तो वो आम आदमी के जैसे ही मालूम पड़ते हैं, जो उस तरह के लोग, वैसा माहौल वहां पे नहीं है क्योंकि उतनी मैच्योरिटी, उस तरह की मैच्योरिटी वहां पर है। यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पे बहुत ही कम आपके जैसे लोग हैं जो बुरा नहीं मानते हैं नहीं पहचाना तो। अदरवाइज तो मैं उस समय भी डर गया था कि मैंने नहीं पहचाना आपको करके। सर, और एक मैं जस्ट आपके माध्यम से मैं जस्ट जानना चाहता हूँ, या आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जैसे कारपोरेटर होता है, एक एमएलए होता है, पर्टिकुलरली इनसे ही ज्यादा लोगों से रिलेटेड ज्यादा होते हैं सिटी या उसमें, तो उनके रोल में डिफरेंस क्या होता है? पर्टिकुलरली एक कारपोरेटर का रोल क्या होता है, अगर आप शॉर्ट में बता सकते ये डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी खासियत है रही है कि जैसे गांव का सरपंच रहता है, गांव में ग्राम पंचायत रहती है, तालुका में रहता है जिला परिषद, पंचायत समिति, वैसे शहरों में नगर सेवक, कॉर्पोरेशन, महापालिका रहेगा तो नगर सेवक, तो स्थानिक स्वराज्य संस्थे को वो रिप्रेजेंट करता है, वो विभाग को, वो क्षेत्र को। कोई 1000 पॉपुलेशन का रहेगा, कुछ 10,000 पॉपुलेशन का कॉर्पोरेशन का रहेगा। तो उनकी ये ड्यूटी रहती है कि लोगों की जो समस्याएं हैं कॉर्पोरेशन के रिलेटेड, वो समस्याओं को हल करना, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको कोशिश करके आम जो वहां का नागरिक है उसको जो जो सुविधा न्याय है वो देने की कोशिश करना। वैसे एमएलए या एमएलसी या जो भी रहेगा तो उसका ड्यूटी जो है वो महाराष्ट्र लेवल पे वो लेजिस्लेचर करके काम करता है। तो उसका ये जो राज्य के जितने भी बिल बनते हैं, जितने भी विधेयक बनते हैं, वो बिल पास होते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, रेशनिंग का हो, किसका भी हो, तो वो बिल बनाने का काम लेजिस्लेचर का रहता है। उसमें उसने पार्टिसिपेट होना चाहिए, उसने उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो बिल अगर आता है, विधेयक बनता है, तो पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए वो रहता है। तो इसीलिए मैं जब भी विधायक बना, तो अगर आप अभी तो क्या है कि ये ओपन रहता है कि आपका अटेंडेंस जो है, तो मेरा 99.99 पूरा अटेंडेंस रहेगा। इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा, और आपने हर विधायक को, मेरे मतलब हर विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उसकी जानकारी ली होगी, तो मतलब एक अटेंड करना, क्लैरिटी है। क्योंकि लोगों का जो समस्याएं हैं उसका विधिमंडल में हमें रखने का हमारा ये काम है। लोगों ने हमें ड्यूटी दी है। मतलब सर, एक तरह से शॉर्ट में मैं कहूंगा कि जो कारपोरेटर है वो पर्टिकुलरली जो कारपोरेशन के अंडर में जो एक्टिविटीज आती है, आपको मैं ये भी बात कहूंगा कि अगर किसी नागरिक का हमें फोन आता है, तो हम मैं तो कभी भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरा काम नहीं है ये। हाँ, लेकिन वो नहीं है, आप करते हैं सब, मैं देखा कि करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि ये एक्चुअली उनके अंडर में नहीं आता है। नहीं, लेकिन ये बताना, जो भी समझो कचरा है, कचरे का वहां हटाया गया नहीं है, तो ऐसा नहीं कहना है कि भाई ये मेरा काम नहीं है। हाँ हाँ, वो तो बात सही, वो अलग बात है। जो भी संबंधित अधिकारी रहेगा उसको बताना है, पानी का प्रॉब्लम है, कोई लोकल की कोई रास्ते का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है, तो वो करना चाहिए। तो आदमी को ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये देखो ये काम नहीं करने के लिए तैयार है। ओके, मतलब ये एक्स्ट्रा काम, जो वो एडिशनल काम है जो ऑफिशियली घटना ने, जो समस्या है वो समस्या का हल करने की कोशिश करना है। और चाहे वो नगर सेवक हो, विधायक हो, एमपी हो, भले उसको काम अलग सा दिया हुआ हो, लेकिन आम आदमी का काम जो है वो जो भी रहेगा वो लेना है। तो आप विधानसभा में जो काम है एमएलए का, जो एक विधायक का काम है, वो तो पूरी तरह से निभाती है। जो बाकी के सोशल, जो लोगों के जो भी पर्सनल काम भी आते हैं, जो भी लोग समझते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि भाई वो अपना समझ के आते हैं, तो वो काम तो आप करते ही है। लेकिन मुख्य काम जो है, जो विधायक जो भी अपने एरिया के लिए जो इन्फ्लुएंस करेगा, जो स्टेट लेवल पे ऊपर जो डिसीजन होने वाले हैं, उसका बारकाई से, उसका डिटेल में स्टडी करके उसके ऊपर बात अपनी रखेगा, मतलब उसका प्रवाह की बात वो विधानसभा में रखेगा। वो काम पर्टिकुलरली का एमएलए का है, और वो आप तो अच्छी तरह से निभा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। तो सर, ये जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का रोल आपने किया, उसका नाम है संन्यस्त ज्वालामुखी।
तो कहीं पे इस तरह का ज्वालामुखी आपके अंदर में भी है, ऊपर से आप संन्यास्त है, शांत है, लेकिन कोई ज्वालामुखी अंदर में है जो आपका वो ज्वालामुखी स्वामी विवेकानंद जी के मन था। हाँ स्वामी विवेकानंद जी विचारों के ज्वालामुखी थे। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि और दिखने में स्वामी जी शांत। को हाँ, गुरु के रूप में तैयार करने का काम जो है हम्म, वो ठाकुर जी ने किया, रामकृष्ण परमहंस जी ने किया। हम्म, तो परमहंस जी के या हमारे इसमें ज्वालामुखी के बदले में एक ज्वालामुखी विचारों का, हाँ, विचारों का ही कि ज्वालामुखी जो है। हमारे विचारों का पूरे विश्व में पहुंचाएगा, हम्म, तो उसका जड़, उसको मार्गदर्शन जो है एक गुरु हम्म, के रूप में हम्म, वो ठाकुर जी ने किया। हम्म, ये वो बहुत महत्व का है। बराबर। मतलब आप ठाकुर भी जी एक खड़े थे। चेंज लाना चाहते हैं, जो अच्छा हो लाना चाहते हैं, वो एक विचारों का ज्वालामुखी बोल सकते हैं उसको, जो जो आपके दिमाग में है कि ऐसा हो, उसके लिए आप पूरी ताकत लगाते हैं, कोशिश करते हैं, होना चाहिए। सर, लेकिन एक जैसे आपने कहा कि आप सिंपल रहते हैं, आपको बुरा भी नहीं लगता है, और आप पूरे डिसिप्लिन और ये सब मेंटेन करते हैं, जो आज की तारीख में बहुत मतलब अलग माना जाता है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस चीज को रिस्पेक्ट दिया जाता है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। लेकिन सर, हम देखते हैं यहाँ पर जो भी पॉलिटिक्स में है, उनको लोग एक्सपेक्टेशन रहता है, मतलब इवन हम तो हम लोग एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, आप तो एमएलए तो काफी बड़े हो गए, कारपोरेटर ही बड़े हो गए, मतलब उनके पास भी लोग जाते हैं, उनसे डोनेशन मांगेंगे, कुछ भी प्रोग्राम होगा, छोटा मोटा प्रोग्राम होगा। तो मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है कि एमएलए के पास कैसे मांगे, क्योंकि उसका एक्चुअली अर्निंग सोर्स उसका लिमिटेड है। बहुत बार मैं ऑफिशियली देखूं तो मेरे से कम अर्निंग सोर्स होगा। तो भी लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है, कुछ भी गणपति का प्रोग्राम हो, नवरात्र का, और प्रोग्राम अपने यहाँ पर फंक्शन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और एक मंडल भी नहीं, मंडल तो अनेक है। तो इस तरह से कोई भी एमएलए, मुझे मतलब आपका ही नहीं बात कर रहा हूँ, कि कोई कारपोरेट या कोई एमएलए हो या कारपोरेट हो, किस तरह से कर पाएगा? लोगों को दिमाग में रहता है कि इनको करना चाहिए, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि करना चाहिए। हमें जो हमारे बुजुर्गों की शिकवण जिसे कहते हैं, हम्म, जो शिक्षा हमें मिली है, हम्म, तो उसके माध्यम से राजनीति ये पैसे कमाने का बिजनेस नहीं होना चाहिए। हम्म, इसलिए मैं तो टैक्स कंसल्टेंट के रूप में सालों तक काम करता रहा। हम्म, दूसरी चीज जो है, ये बहुत मुश्किल चीज है, और मैं स्वयं क्लेम नहीं करता है वो कभी भी। हम्म, लेकिन जो लोक प्रतिनिधि अभी स्वातंत्र के पूर्व से और या स्वातंत्र के बाद में भी बहुत बड़े बड़े अलग अलग पक्ष में ऐसे लोग हैं जो इसके बाद में वो उपभोग शून्य स्वामी रहने चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत मिनिमम रहनी चाहिए, चाहे कपड़े की, चाहे खाने की, चाहे रहने की, उसकी रहन सहन की कम से कम रहनी चाहिए। क्यों? तो ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो लोगों के समस्या का हल करने के लिए देगा, लोगों में रहने के लिए देगा। तो इसीलिए वो एक जो शिक्षा मिलती रही। तो आपने जो पूछा कि अभी ये कैसा निभाते हैं, लोग तो आते होंगे, दही हंडी है, ये है, गणपति उत्सव, वैसे तो आते तो है ही, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ना, क्योंकि लोग हैं, अलग अलग बस्तियां हैं। लेकिन एक है, मैं निश्चित रूप से आपको कहूंगा कि मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं है, कि मेरा ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है कि जिसमें करोड़ों रुपए आमदनी है, क्योंकि मैं डिक्लेरेशन में आपको पता चलेगा कि मेरी क्या प्रॉपर्टी है। लेकिन उनको मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी उनको बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी वो बाद में आके भी बोलते हैं कि सर आपने बहुत बरोबर कहा हमें, क्योंकि हमने अगर इनको इस ढंग से आदत नहीं लगानी चाहिए कि भाई पूरा का पूरा उत्सव जो है वो हम ही सेलिब्रेट करने के लिए चंदा दे रहे हैं। हमने उनको कहना चाहिए कि लेट अस पार्टिसिपेट पीपल, ये लोक सहभाग, लोक मूवमेंट और लोक कल्याण। करेक्ट। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है। अगर आप सब लोग जमा कर रहे हैं तो उसमें मैं मेरा भी योगदान निश्चित रूप से दे रहा हूँ। तो इस ढंग से मैं करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे खिस्से में नहीं रहेगा और उनकी अपेक्षा ज्यादा रहेगी, तो आप जैसे जो मेरे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पहचान के लोग हैं, जिनको मैं मेरे के लिए कभी भी वो जिनसे मांगा नहीं है, तो उनको मेरा इन्फ्लुएंस का उपयोग करके देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो पूरा का पूरा उत्सव हाईजेक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? एक्चुअली सर क्या है, ये जैसे आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम और ये मेडिकल सिस्टम का हम लोग तकलीफ आपसे देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स अपने बन रहे हैं, तो डॉक्टर्स बनने के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं डॉक्टर्स बनने के लिए। तो वो डॉक्टर इतना करोड़ों खर्चा करने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि वो
कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा और बिना पैसे का जब एक प्रोफेशनल के जैसा काम करे और डे नाइट काम करे, लेकिन थोड़ा सा ये सिस्टम जो है ना, हाँ ये सिस्टम आस्ते आस्ते बदलती रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। वही मतलब बदलने जो की कोशिश करनी चाहिए। यस, ये डॉक्टर के जैसे लिए आपने जैसा लागू पड़ता है वैसे ही पॉलिटिक्स में भी लागू पड़ता है, क्योंकि अगर पॉलिटिशियन को बिल्कुल इस तरह से पैसा खर्चा करना पड़ेगा तो कैसे ईमानदारी से काम करेगा, ऐसा मेरा खुद का नहीं, मानना इसीलिए तो है। पैसा खर्चा करना हो तो फिर आपका कहना जो है वो फिर कहाँ से ये निर्माण होगा। हम्म। तो लोगों को ये तो समझना एक चाहिए तो कि अगर हम लोग उनसे पैसा लेंगे तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है कि अगर वो खर्चा करेंगे, इलेक्शन में इतना खर्चा करेंगे, डोनेशन इतना कंपलसरी देना पड़ेगा, तो उनके पास क्या रास्ता है कि हाउ कैन दे डू इट। क्योंकि एमएलए बनने से पैसा तो मिलता नहीं है, उनको तो सेवा करनी है और तो ये मामूली पैसा मिलता है जो जैसा पैसा। ये न खत्म होने वाली चेन है हाँ कि पैसा है तो ये कर सकते हैं, हाँ हाँ। और ये है तो पैसा है, तो उसको थोड़ा छेद देने की अगर कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब जगह पे ये पॉसिबल है। अभी देखो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को, आदमी को थाना वालों ने 2 बार चुन के दिया। हाँ ये एक्चुअली मैं तो ठाणे कर लोगों का भी बहुत मतलब ठाणे मैं लोग उनको एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमेशा मैं नमन करता हूँ कि मेरे जैसा जो एक शिक्षक का लड़का है, जिसको कोई परंपरा नहीं है, एक काम ही खाली बोल सकता है, जो भी जितना जो जहाँ प्रामाणिकता से काम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करके थाने के लोगों ने हमें चुन के फॉर्चुनेटली मैं दिया। ये कहूंगा कि ठाणा में लोग ज्यादा एजुकेटेड है, अच्छे हैं ठाणा बॉम्बे में, इसलिए यहाँ पर मैं बोलूंगा कि महाराष्ट्र में ज्यादातर विधायक अच्छे हैं और ठाणा में तो सभी विधायक अच्छे हैं, मतलब क्योंकि लोग अच्छे हैं, जहाँ पे अच्छे लोग होंगे तो विधायक तो अच्छे ही होंगे सभी। तो वही रीजन होगी शायद यहाँ पे इस तरह से। लेकिन ये आपकी बड़ी बात है कि आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा भी पर्टिकुलर जैसे मैं कहता हूँ कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन हो कि फ्री हो या एटलीस्ट कम से कम खर्चे में हो, तो अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे पब्लिक तो आम निर्माण होना जरूरी है। उसी तरह से पॉलिटिशियंस भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि क्या हो, एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, हेल्थ सिस्टम कैसा हो। उसको भी अगर खर्चा नहीं पड़े और उस तरह से वो बनेगा और उसको इस तरह का प्रेशर नहीं रहेगा, जैसे अभी देखते हूँ मैं काफी काफी। लेकिन आपको एक भी मैं कहूंगा कि जनता की ताकत बहुत बड़ी रहती है। यस नहीं तो जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो सभी चुन के आ सकते थे। हाँ वैसा नहीं होता है, लोग उतने ये यहाँ पर तो मैं आज इसमें क्यों रखा सर, मैंने हिंदी में। विधिमंडल में हाँ 70% के ऊपर किसान के लड़के चुन के आए हुए हैं, अलग बराबर। अलग तरीके। तो नहीं ये नहीं, भी हो सकता है, लेकिन लोगों की सूझबूझ जो है वो बहुत बड़ी है अपने बड़ी देश में। बड़ी है बड़ी और है। उसी वजह से भी बहुत सारा उसका उपयोग जो है, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, वो सभी क्षेत्र में मैंने हमको सर ये हिंदी में रखने का मेरा रीजन यही था कि मैं ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र फिर भी काफी समझदार है। मैं पूरा इंडिया का देख रहा हूँ, मैं तो काफी हमारे स्टेट में अलग अलग स्टेट में हम लोग काम करते हैं, उड़ीसा में करते बिल्कुल। होंगे, जी जी बिहार में करते हैं, तो वहां के लोगों को भी समझे कि इस तरह से लोग हैं, इस तरह के विधायक होते हैं जो इतने सिंपल रहते हुए, मतलब इतने बड़े सिटी का विधायक मतलब तो बहुत मिनिस्टर जैसा है मैं तो कहूंगा। बाकी आप इलाके देखेंगे, क्योंकि इलाके इतने पुअर इलाके हैं, उधर का विधायक का भी हो तो नेचुरली ज्यादा उसको ये नहीं हो सकता, क्योंकि देने वाले होंगे कौन, क्योंकि वहां के पूरे लोग ही ऐसे हैं, तो उनका भी कंडीशन नॉर्मल ही रहता है कंपेरेटिव में, क्योंकि मैं मिलता हूँ उनको। अ, तो यहाँ का सिटी का विधायक बनना तो बड़ी बात है, और पर्टिकुलर बॉम्बे जैसे सिटी और ठाणा जैसे सिटी में विधायक आप रहे हैं, तो ये एक हम लोग फॉर्चुनेट समझेंगे, हम लोग भाग्यशाली समझेंगे कि आपके जैसे विधायक ठाणा सिटी को मिले हैं। और ये हमारा मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि आपकी सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया गया, तो ज्यादा तो मैं भाग्यवान समझता हूँ कि यहाँ से मुझे काम करने का मौका दिया। सुनील सिंह जी मेरे ख्याल से नहीं है, अदरवाइज मेरे ख्याल से निकल गया। अदरवाइज एक्चुअली मैं सुनील सिंह जी को भी बुलाया था यहाँ पे कि वो कुछ हाँ उनको हाँ तो मेरे ख्याल से कुछ इशू हुआ होगा करके वो बॉक्स में मेरे को दिख नहीं रहे। अदरवाइज क्योंकि उनका एग्जाम्पल था, क्योंकि मैंने सुनील सिंह जी को आप जानते होंगे, सुनील सिंह जी वो बिल्कुल राम सेना के राम जी सेना के अध्यक्ष भी है, उनका काफी बिल्कुल। काफी लोग उनके पीछे है, और वो भी आपके समर्थन में रैली हो या कुछ हो या आपका कार्यकर्ते का जो भी प्रोग्राम हो, वो जाते मुझे बोलते हैं, पर्टिकुलर बोलते थे, क्योंकि वो मेरे पास कुछ दिन हमारे पास थे, तो मेरा बात होता था तो मेरे को बोलते थे कि एक ही विधायक है, हम लोग खुद अपने पैसे से जाते हैं
हम लोग रैली के लिए मैं बाइक लेके जाता हूँ, लेकिन हमारे पैसे जाते हैं, हमको वहां पे कोई नहीं मिलता, लेकिन मेरे को खुशी बहुत मिलती है। वहां पे जाता हूँ तो मेरे को एक पैसा का वहां पे आमदनी नहीं होती है जनरली, अगर मैं, क्योंकि वहां पे मैं जाऊं, मैं बोलूंगा मुझे भूख लगी है तो उनके साथ में मैं खाना भी खा सकता हूँ, और ऐसा मैं कई बार किया है। मतलब वो अब खाना मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जाता था तो मैं, मेरा टिफिन मेरे साथ में रहता था। हम्म। हमेशा मेरा टिफिन अपने गाड़ी में रहता था, और लोगों के साथ में मैं टिफिन खोल के उनको देता था, मैं खाता था। बड़ा मजा आता है लोगों को ये करने में। और सर आपने आपका कार्य क्षेत्र, जब आप लोग थाना का सिटी का ही है, लेकिन आपने, मैंने देखा है कि पूरा मतलब गांव से वेजिटेबल्स डायरेक्टली यहाँ पे सिटी में मिले, शेतकरी किसान को उसका फायदा हो, यहाँ के लोगों को भी फायदा हो। कैसे तो है कि किसान के लिए हमेशा बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग करते भी है। हमारी ये धारणा है कि किसान को डायरेक्ट ग्राहकों को अगर हम मिला सकते हैं तो उसका बीच में की जो दलाल है, कमीशन एजेंट है, वो साइड में हो गए, और डायरेक्ट किसान को ताकत देने का काम होगा। और इसीलिए 3.5-4 साल मेरे ख्याल से हुआ होगा कि डायरेक्ट किसान यानी फार्मर टू कंज्यूमर, ये मूवमेंट जो है वो हमने चलाई, और थाना के अंदर उसको बहुत रिस्पांस मिला। अलग अलग जगह भी किसानों के बाजार लगाना चालू किए, संत शिरोमणि सावतामाळी शेतकरी आठवडा बाजार। ये अभी कोरोना का संकट है तो उसमें हमारे जो किसान भाई है, तो किसानों के जो ग्रुप्स है, उनको भी हमने अलग अलग बस्तियों में, गृह संकुलों में हमने घुमाया। तो उसका थेट भाजी आपल्या दारी, इस ढंग से हमने वो मूवमेंट चलाया, जैसे दवाखाना आपल्या दारी चलाया वैसे। तो ये किसानों को डायरेक्ट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये मूवमेंट बहुत बड़ी यशस्वी हो सकती है। और शहर और ग्रामीण भाग, इनको हम जोड़ने का काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम जो है वो किसानों की दृष्टि से होगा। और ये मूवमेंट आने वाले दिनों में भी हम आगे और उसको मजबूती से लाने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि ये एमएमआरडीए रीजन में ही देखिए कि मुंबई को लेके पूरे एमएमआरडीए रीजन जो है वो 3.5 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं शहरी। और किसानों का अगर उनको ठेठ माल मिलता रहेगा तो बहुत बड़ा एक क्रांति बन सकती है। बहुत मतलब काफी करोड़ करोड़ किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा उठ सकता है, अगर और बड़ी राजा की भी इस माध्यम से सेवा होगी, लोगों को अच्छा सब्जी मिलेगी, उनको अच्छा भाव मिलेगा, और ये मूवमेंट जो है वो और मजबूती से चलेगी। और सर एक अच्छी चीज, जैसे अपने महाराष्ट्र महापुरुषों की भूमि रही है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं और काफी संत हुए हैं। तो अगर हम लोग उनके, जैसे आप गढ़ किलों का संरक्षण की बात की, तो हम लोग जनरली अगर उनके संस्कार अपने यहाँ पर, अपने हम लोग उनको भगवान के, भगवान तो है ही अपने, लेकिन उनको सिर्फ भगवान दे के बना के पूजा नहीं करते हुए, उन्होंने जो सिखाया है उस सीख अपनाते हुए, उनके गुणों को अगर, जैसे आपने विवेकानंद जी का या उनका कोशिश की, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप विवेकानंद जी, और मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहता और आप भी नहीं पसंद करेंगे, लेकिन उनके गुणों को तो आत्मसात कर ही सकते हैं। उनके गुणों के कुछ परसेंटेज भी हम लोग करें, जैसे छत्रपति महाराज जो पूरा महाराष्ट्र उनको वंदन करता है, पूजता है, उनके अगर 5% गुण भी उनको हम लोग एब्सॉर्ब कर ले तो पूरा महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र इंडिया में नहीं, मैं तो बोलूंगा कि पूरा दुनिया में श्रेष्ठ हो जाएगा और किंग बन जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सभी का दैवत है, मेरे भी आराध्य दैवत है। इसलिए सह्याद्री प्रतिष्ठान के माध्यम से ये गढ़ किल्लों का काम जो है संवर्धन का, ये देखिए ये किले जो है वो किले वहां जाने के बाद में अपने को खुद बात करने लगते हैं शौर्य का, पराक्रम का। और इसीलिए मैं हमारे युवा मित्रों को हमेशा कहता हूं कि साल में कम से कम एक बार तो रायगढ़ पे जाइए और इस मिट्टी को अपने कपाल को लगाइए, तो सारा विचार जो है वो अपने को प्रेरणा देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी ताकत भक्ति में है, शौर्य है, और शौर्य की ताकत जो है वो हमें ये प्रेरणा दे सकती है। कोई भी गढ़ किले में जाओ, साल में एक बार कम से कम बराबर उस मिट्टी को आप अपने तिलक लगाओ, तो निश्चित रूप से उसको काम आएगा। सर आपने आपका इतना कीमती समय दिया, और मुझे पूरी आशा है कि आपके जैसे भी नेता होते हैं, ये लोगों को मालूम पड़ा होगा कि संजय केळकर की जैसे नेता भी है, विधायक है, और 14 साल से विधायक है। आज ऐसे नहीं हुए कि आज 1-2 साल ही हुआ है, उनको मालूम नहीं है राजनीति।
तो उनकी राजनीति में आपके 40 साल गए और 14 साल विधायक है और आगे में भी रहेंगे, और ऐसी मेरी आपकी शुभकामना है। तो आपने हमारा एक छोटी सी हमारा एक कोशिश थी कि जब ये पर्टिकुलर लॉकडाउन की वजह से हमने सोचा कि हमारी तरफ से क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, जो छोटा मोटा जो देने का जो था वो राम सेना के माध्यम से तो हो ही रहा था कि लोगों को खाना देना है, वो देना है, या हम लोग और जो तरीके से कर सकते थे रोटरी की तरफ से या बाकी तरीके से। लेकिन हम सोचा कि हम लोग बैठ के क्या कर सकते हैं, तो हमने ये एक उड़ान बनाया जिसमें हम लोग कहें कि जो ऐसे लोग हैं जिनको लोगों को स्टोरी मालूम पड़े, उनकी उड़ान मालूम पड़े, वो उड़ान से लोगों को ये पता चले कि जरूरी नहीं है कि हमको रास्ता गलत करके ही उड़ान ले सकते हैं। उड़ान लेने के लिए अपने पंखों के ताकत लानी पड़े, संस्कारों की ताकत लानी पड़ेगी, तो उड़ान जरूर ऊंची होगी, अच्छी होगी और उससे दुनिया को भी लाभ होगा। तो ऐसी उड़ान आपने भी ली है, और आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो जिस तरह से आपके अभी तक का ये रहा है, उससे लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिलेगा। सर जाते जाते मैं आखिर का एक सवाल जस्ट पूछना चाहता हूँ आपको। सर ये इतना सारा काम आप करते हैं, इतनी सारी संस्थाएं, हम लोगों ने पूरा नाम, मैं इंट्रोडक्शन नहीं करने दिया प्राध्यापक मनीषा राजपूत जी को क्योंकि उसमें काफी टाइम जाता था, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ तो मेरे पास 4 पेज है, कितने संस्था में आप अध्यक्ष है, कितने स्टार्ट किए हैं, ये सब चीजों में आप उतना इन्वॉल्व है। फिर भी नाटक में भी आपने काम किया, एक शिवबा नाटक में आपने काफी बड़ा रोल दिया, धवल सर भी आपका काफी बार नाम लेते हैं केड़कर जी करके। तो उसके बाद आप फैमिली को टाइम दे पाते हैं, क्वालिटी टाइम दे पाते हैं, और वो आप खुश है जो जितना टाइम आप देते हैं, और आप क्या चाहेंगे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन, मैंने पूछा नहीं आपको कि वो भी आपके पॉलिटिक्स में निश्चित रूप से बताऊंगा कि फैमिली को, ये तो आपका बात सही है क्योंकि ये 24 आवर्स ड्यूटी है, 24/7 जिसे कहते हैं। लेकिन अगर योग्य नियोजन रखा जाए, मैं तो मानता हूँ मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, ये हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना कि पूरी ताकत के साथ खड़ी है, इसलिए तो हम ये सारी चीजें जो है, लोक सेवा का काम है, लोक कल्याण का काम जो है, ये सामाजिक काम है, वो कर सकते हैं। तो उनको तो मैं हमेशा मानता हूँ, लेकिन ये करते समय फैमिली को भी अगर नियोजनबद्ध हमने ये किया तो समय दे सकते हैं। ये भी निश्चित रूप से, जैसे मैं कहता हूँ ना कि आवड असेल तर सवड काढता येते, तसं आहे। तर त्याप्रमाणे वैसे हम फैमिली को समय देना चाहिए, उनके साथ का संवाद जो है वो कभी भी कायम रहना चाहिए, और अपने नियोजन की बात है। और दूसरा आपने जो हमें कहा कि ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हर एक आदमी ने इंजीनियर बनना चाहिए, हर एक आदमी डॉक्टर बनना चाहिए, या वो अच्छा बनना चाहिए, लेकिन राजनीति में भी इस ढंग से एक राष्ट्र निर्माण का काम करने के लिए, एक देशभक्ति का ये काम है, और उसको मुद्दे नजर रख के राष्ट्र हित, समाज हित, देश हित, लोक हित, ये सारी चीजें मुद्दे नजर रखे अपना कारोबार, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी ये संभालते हुए, कुटुंब को संभालते हुए, राजनीति ये अविभाज्य घटक है। कोई भी देश में, डेमोक्रेसी में, राजनीति में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी आने की जरूरत रहती है। तो ये क्षेत्र जो है वो वर्ज्य न रखते हुए निश्चित रूप से इसमें भी लोगों ने काम करना चाहिए, आना चाहिए। चाहे कभी मैं जब आया तो मुझे मालूम भी नहीं था कि वो मैं कभी एमएलए बनने वाला हूँ, लेकिन यह राष्ट्र कार्य है, ऐसे समझ के हमने काम में आना चाहिए। और दूसरा एक मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मुझे एक बार किसी ने पूछा कि आपका सबसे आनंद का क्षण कौन सा है, तो नॉर्मली कोई भी राजेश भाई बताएगा कि भाई मैं ये जब बन गया या मुझे ये मिला तो सबसे मेरा आनंद का क्षण है। तो मुझे इंस्टेंटली मैंने उनको कहा कि ये तो रहता ही है आनंद का क्षण, कोई किसी को पुरस्कार मिला, कोई कुछ बन गया, तो आनंद का क्षण है, लेकिन उसके ऊपर भी जाके हमने ये विचार करना चाहिए। और मैंने उसको तुरंत जवाब दिया कि जब भी कोई मेरे पास कोई हम मराठी में जिसको कहते हैं अडला नडला आदमी आता है, कोई बहुत जरूरतमंद आदमी, बहुत तकलीफ में है, ऐसा आदमी हमारे पास आता है, और हम हमारा योगदान देते हैं, हम उसको सहयोग देते हैं, और जब भी उसके चेहरे पे आनंद दिखता है तब वो अपना आनंद का क्षण है। और ऐसे कई आनंद के क्षण समाजकारण और राजकारण में करने का बहुत बड़ा अवसर हमेशा के लिए हमें मिलता है, और ये आनंद के क्षण जो है वो हमने इकट्ठा करते रहने चाहिए।
थैंक यू वेरी मच संजय जी, आपने बहुत ही अच्छा अपना समय दिया और बहुत अच्छी तरह से बताया लोगों को राजनीति भी कैसी है, और आपने नए जनरेशन को भी बताया कि उनको भी अलग नहीं रहना चाहिए। जिनको भी मन से लगता है कि हमको लोक सेवा करनी है, उनको लोगों को मदद करने से खुशी मिलती है, तो उन लोगों को पर्टिकुलरली इसमें आना चाहिए। अपना ये समझ के, बिजनेस समझ के नहीं आना चाहिए, लोगों की सेवा करने में जिनको भी आनंद मिलता है उनको राजनीति में आना चाहिए। और अच्छे लोग रहेंगे तो देश भी अच्छा रहेगा, राज्य भी रहेगा, शहर भी अच्छा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच संजय मैं जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राजेश भाई कि आपने इस उड़ान के लिए मेरे जैसे बहुत ही छोटे आदमी को बड़ा कर दिया है लोगों के सामने। छोटा तो बच्चे मैं तो मुझे आपको तो भी और आपके मैं टीम को भी कितना निश्चित छोटा हो रूप जाऊं से मेरे को समझ में धन्यवाद ही नहीं आता दूंगा। है, क्योंकि आप आपको छोटा बोलेंगे तो मेरे को तो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजय जी। हम लोग बंद करें।